Question 1 is, in the Haber process, hydrogen and nitrogen react to form ammonia in the presence of a catalyst. Which two reactant is obtained by fractional distillation and what is the catalyst used in the Haber process? देखो हाइड्रोजन हम लोग किस तरह से अचीव करते हैं इन द हेबर प्रोसेस फ्रॉम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम. यह अभी मैंने कहा था, याद कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ आएगा इसका मतलब. एंड सिमिलरली नाइट्रोजन हम लोग एयर से निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फिलहाल आपको याद रखना है, लेकिन आगे जब हम ये एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ेंगे तो आपको पता होगी कि क्या प्रोसेस है. और क्रैकिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हाइड्रोजन जिससे निकालते हैं. तो वी नो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वी अचीव नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस हम निकालेंगे हेबर प्रोसेस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. और हाइड्रोजन गैस हम निकालते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से. क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल भी कहते हैं इसको. ठीक है. और जो कैटलिस्ट यूज करते हैं हेबर प्रोसेस में दैट इज आयरन. ये भी याद रखना है. हेबर प्रोसेस तो ये था ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है. रिवर्सिबल रिएक्शन है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है. ठीक है. एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है. तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी. आगे बढ़े. Question 2 is saying the reaction shown for the Haber process can reach equilibrium, which row shows the gases present at equilibrium. जब equilibrium established होगा Haber process में, तो equilibrium की क्या बात होती है? इसमें reactants भी होते हैं at the time the reaction reaches equilibrium. तो both reactants and products are present at the same time. और नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, अमोनिया भी होगा. तो कह रहे हैं which row shows the gases present. तो all three gases would be present. All the reactants and the products are present at equilibrium. तो सभी ऐसे होंगे. The answer would be D. चलें आगे. जी सर. अच्छा, question 3 is hydrogen and nitrogen react to form ammonia. Which statement is correct? अच्छा जी. Ammonia is made in industry by contact process. Ammonia is made by not contact process. It is made by Haber process. Sulfur trioxide is made by contact process. So this statement is not correct. Ammonia is used in industry to make hydrogen and nitrogen. Ammonia is used to make. Ammonia किस काम के लिए use करते हैं? क्या major function है ammonia का? Fertilizers. Fertilizers. Yes. So again, this is wrong because major use of ammonia, we use hydrogen and nitrogen to make ammonia. Ammonia से थोड़ी hydrogen and nitrogen बनाएंगे. This is fertilizer. Hydrogen for the forward reaction is obtained from cracking oil. Yeah, we just discussed that hydrogen we obtained by cracking of petroleum. ठीक है. Wheat killers are manufactured from ammonia. So wheat killers are actually passive. cracking oil. Cracking of oil हमने अभी पढ़ा नहीं है. We just have to remember that in order to produce ammonia we need nitrogen and hydrogen. So hydrogen we obtain by cracking of crude oil. Crude oil लिखा हुआ हो कहीं पे या oil लिखा हुआ हो या petroleum लिखा हुआ हो, all are same thing. तो अभी हमने ये पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट एंड नाइट्रोजन वी ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. और ये भी हमें पढ़ना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है. बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर व्हाट नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. लिक्विड एयर लेते हैं एक्चुअली. वालेकुम अस्सलाम. अली नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट अंडर द वेदर मे बी साउंड लाइक. अच्छा, वीट किलर्स आर पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स अमोनिया का मेजर यूज तो बता दिया ना, इट इज फर्टिलाइजर. ठीक है. तो अगेन डी इज आल्सो रॉन्ग.
चलें आगे बढ़ें। Ammonium nitrate is an artificial fertilizer produced from ammonia. Okay, what is the advantage of using ammonium nitrate as a fertilizer? देखो फर्टिलाइजर्स हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज फर्टिलाइजर प्रोवाइड्स अस विद नाइट्रोजन, नॉट अस द प्लांट्स। जो क्रॉप्स होती हैं, इन ऑर्डर फॉर देम टू ग्रो दे नीड प्रोटीन। तो प्रोटीन, जैसे प्रोटीन शेक लेता है ना बंदा मसल्स बनाने के लिए, इसी तरह फर्टिलाइजर्स का जो प्रोटीन शेक, प्लांट्स का जो प्रोटीन शेक है, दैट फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होता है एंड नाइट्रोजन आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स टू मेक देयर प्रोटीन्स। जितना ज्यादा जिस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होगा उतना ज्यादा वो अच्छी फर्टिलाइजर होगी। तो in order to get large percentage by mass of nitrogen, A is your answer. अच्छा, अब आपको ना कुछ क्वेश्चंस में एक वर्ड दिख सकता है, यूट्रोफिकेशन। अच्छा, ये पुराने क्वेश्चंस अब इस साल जो है ना उन्होंने ये निकाला है, इसी साल निकाला है यूट्रोफिकेशन ना, तो इसको छोड़ देना। यूट्रोफिकेशन प्रोसेस मैंने पढ़ाया भी नहीं है इसलिए, क्योंकि अब इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। अच्छा जी, विच स्टेटमेंट, जी पूछ रहे हो कुछ? नहीं सर। अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट अमोनिया इज करेक्ट? तो अमोनिया इज अ कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस। ये दोनों बातें गलत, मतलब दोनों सही नहीं है। एक सही है, कलरलेस तो है लेकिन ओडोरलेस नहीं है। अमोनिया की जो स्मेल है ना, इट इज अ पंजेंट स्मेल। अमोनिया गैस हैज अ पंजेंट स्मेल। पंजेंट मींस इट्स नॉट गुड। कैसे समझे इसको? अनकंफर्टेबल स्मेल है, गंदी स्मेल है। अच्छा, तो ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है इट इज अ गैस विच टर्न्स डैम ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, राइट? तो बेसिक इन नेचर मींस के इट टर्न्स डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो उल्टा लिखा हुआ है इन्होंने, इसलिए बी भी गलत हो गया। सी है इट इज फॉर्म व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम। अब ये रिएक्शन जो है ना, हमने देखा है अभी लेक्चर्स में देखा था पढ़ते वक्त, कि जब नाइट्रेट आइंस किसी सॉल्यूशन में होता है, नाइट्रेट आइन क्या होता है? NO3 माइनस वन। अब ये याद रखना है क्योंकि ये तो भूल ही जाते हैं, टेस्ट फॉर आइंस के टेबल में भी होता है ये। लेट्स से हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है, इसमें if we add sodium hydroxide and heat it with aluminum metal, this will produce ammonia gas. तो ये बात बिल्कुल सही है, सी। और डी में कह रहा है इट इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेनेडियम 5 ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड इन हेबर प्रोसेस एंड द कैटलिस्ट यूज्ड इन द हेबर प्रोसेस इज आयरन, आयरन मेटल, नॉट वेनेडियम। वेनेडियम 5 ऑक्साइड तो हम कांटेक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है? आगे बढ़ें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 का आंसर बताओ। रिवर्सिबल रिएक्शन भी है इसमें। The equation for the reaction taking place during the production of ammonia is shown. Nitrogen gas reacting with hydrogen gas to produce ammonia. The reaction is exothermic in the forward direction. The reaction is carried out between 350 and 450 degrees Celsius and around 200 atmosphere pressure using iron as a catalyst. Which statement is not correct? जी, Sir, I think B.
B. 1 second, sir. Okay. स्टार्ट करूं समझाना? देखो, it is a reversible reaction और at a higher temperature the amount of ammonia present at equilibrium is less. कह रहे not correct. देखो, if a reversible reaction is exothermic in the forward direction, तो temperature increase करने से क्या होता है? For example, it depends ना कि whether the reaction is endothermic in forward direction or exothermic in forward direction. Sir, Right here in this not question, correct. this is not correct. Are you sure? Because if this Wait, reaction is no. exothermic. अच्छा चलो, let me just 1 second. give you a recall now of that factors affecting position of equilibrium. Sir, I Let's think say, it's C. okay, the reaction, if the reaction is endothermic in forward direction, increasing the temperature, shift the position of equilibrium towards right hand side, and decreasing the temperature, shift the position of equilibrium towards left hand side. Similarly, if the reaction is exothermic in the forward direction, right here in this case, ये जो है, temperature increase करोगे तो the position of equilibrium will shift towards left hand side. Exo है ना forward direction में, तो increase करने से पीछे आ जाता है, और decrease करने से it will go towards right hand side. Right here is saying at a higher temperature, reaction is exothermic. Higher temperature means temperature is increased, so the position of equilibrium should shift towards left hand side. Left hand side पे जाने का मतलब less product, और less product क्या है? अमोनिया है, मतलब अमोनिया कम बनेगा ना. At a higher temperature the amount of ammonia present at equilibrium is less. So this is correct. This statement is technically correct. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. We have to find out the not correct statement. समझ आई? ये तो नहीं है हमारा आंसर. सबको समझ आ गई ये बात? अबिया, बिलाल, फातिमा, समरा, सहर, ए समझ आया कि ए करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा Yes, sir, आंसर I है. understand A. बी में कह रहा है चेंजिंग द प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन. सर यही आंसर. प्रेशर, देखो प्रेशर का इफेक्ट रिकॉल कराओ जरा. हाउ डज प्रेशर इफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन? देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें ये देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं. जैसे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, so there are total of 4 mole of gases on the left hand side and there is 2 mole of gas on the right hand side. If you increase the pressure of a reversible reaction, so the position of equilibrium shifts towards the side where number of moles of gases are lesser. तो राइट हैंड साइड पे 2 मोल्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 मोल्स हैं. तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में राइट पे जाएगा ना, और डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा. मतलब अफेक्ट तो करेगा ना प्रेशर. जो ये कह रहे हैं चेंजिंग द प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन. अब ये तो रेट ऑफ अ रिएक्शन की बात कर रहा है, अभी हमने डिस्कस किया पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. देखो, जब भी रिएक्टेंट्स गैसेस होती हैं और प्रेशर आप चेंज करते हो, तो प्रेशर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स विल मूव क्लोजर टू ईच अदर, सो चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, हेंस रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस. अगर रिएक्टेंट गैस है, देखो दोनों गैसेस है ना, तो प्रेशर चेंज करोगे तो रेट ऑफ अ रिएक्शन पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा. ये कह रहा है नो इफेक्ट, तो ये बात हो गई ना, नॉट करेक्ट हो गई, और यही हमारा आंसर है. Sir, a catalyst speeds up a reaction? Yes, catalyst speeds up a reaction. Oh, This I is the thought correct it's just statement. correct. Oh, I mixed it all. We have to find the not correct statement. I'm mixing it all up. And indeed, he is saying the equilibrium, the forward reaction This is is correct. taking place at the same rate as the backward reaction. Yes, this- equilibrium की definition ही यही है, when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction.
चलें आगे। जी सर। क्वेश्चन 7। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जिन्होंने अभी एसिड बेसिस नहीं पढ़ा था ना टेस्ट फॉर आइंस, तो उनके लिए, उनको तो समझ नहीं आएगा, बट जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो जरा सुन लो ध्यान से। तो कह रहे हैं aqueous solution of a compound X reacts with aqueous zinc chloride to form a white precipitate which dissolve when X is in excess. An aluminum sulfate solution to form a white precipitate which is insoluble when X is in excess. What is the identity of X? देखो पहले पार्ट में ना उन्होंने लिया है जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड एक soluble salt है, because all chlorides are soluble except for lead 2 chloride and silver chloride. Those who haven't studied acid and bases, तो वो जरा 2 मिनट सब्र कर लें क्वेश्चन को, बाद में एसिड बेसिस पढ़ लेंगे तो फिर आ जाएगा समझ। बट फॉर नाउ जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो जिंक क्लोराइड इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। उसमें वो कह रहा है कि व्हाइट पीपीटी बना है व्हेन डिसॉल्व व्हेन एक्स इज इन एक्सेस, मतलब एक्स के अंदर डाला, एक्स के साथ रिएक्ट करके ना। अच्छा, फिर कह रहे हैं एल्युमिनियम सल्फेट वुड बी Al2SO4 3, और एल्युमिनियम सल्फेट भी एक सॉल्युबल सॉल्ट है बिकॉज ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड lead 2 सल्फेट। इट इज आल्सो फॉर्मिंग व्हाइट पीपीटी विद X। तो अगर आप वो रिकॉल करो ना टेस्ट फॉर आइंस का टेबल, लेट मी शो यू टेस्ट फॉर आइंस। तो किसी को वैसे याद है जिंक और एल्युमिनियम आइंस दोनों व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस किस चीज के साथ होते हैं? देखो इस टेबल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जिंक क्लोराइड है और एल्युमिनियम सल्फेट है। तो जिंक आइंस के साथ व्हाइट पीपीटी होता है सॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रेट के साथ, और अमोनियम आयन के साथ व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस। लेकिन वो तो कह रहा है कि एक्स जो है वो ऐसी चीज है उसमें व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस आ रहा है, और जिंक के साथ भी व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस। अच्छा, जिंक के साथ दिया हुआ है व्हाइट पीपीटी विच इज इनसॉल्युबल, तो दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। जिंक के साथ देखो, जिंक के साथ दिया हुआ है उसने व्हाइट प्रेसिपिटेट, एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स मतलब सॉल्युबल। और एल्युमिनियम के साथ वो कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इज इनसॉल्युबल। ऐसी कौन सी चीज है जो एल्युमिनियम के साथ भी व्हाइट पीपीटी दे रहा है इनसॉल्युबल इन एक्सेस, और जिंक के साथ व्हाइट पीपीटी दे रहा है सॉल्युबल इन एक्सेस? तो वो अमोनिया है, एक्वस अमोनिया। ठीक है, अब जिन लोगों ने एसिड बेसिस पढ़ा हुआ है उनको तो ये समझ आएगा अब ये टेस्ट फॉर आइंस का टेबल। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो दे शुड लेट इट गो राइट नाउ, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनमें से किसी को समझ नहीं आया तो जरा वो मुझसे पूछ लो, तो मैं बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। बिलाल पढ़ा हुआ है एसिड बेसिस? सुनैना, जैनब, पढ़ा है, भूल समरा? गया। पढ़ा हुआ है, भूल गए हो? टेस्ट फॉर आइंस का टेबल देखा था कभी? अली, अली आपने पढ़ा है ना? अली एंड अबीहा इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, याद है, समझ गया। समझ आ गया? ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 का आंसर बताओ।
The usual condition for the Haber Sir. process are G. D for dog. D, an increase in temperature. Okay. The Obviously, usual which conditions. Yeah, sir. D. change in condition would give the reactants more energy. He is not talking about rate of a reaction. Wait, He's sir. not talking about position of equilibrium. He's just asking how you can increase the energy of a reactant. There is only one way to increase the energy of reactant or product. Sir, A? किसी भी चीज की energy बढ़ानी है, you have to increase the temperature. Oh, okay. Catalyst increases rate, not in energy. Oh, I thought वो activation. एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है. अच्छा. रिएक्टेंट्स की एनर्जी की बात कर रहे हैं. चले आगे. 9 का आंसर बताओ. The diagram shows a flow chart for the manufacture of fertilizer. तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है? Z. What should Z be? अमोनिया चाहिए होता है ना. तो Z तो होना चाहिए अमोनिया. मतलब और ये जो बनाया है अमोनिया, उसने प्रेशर देखो हाई प्रेशर है. और क्रैकिंग ऑफ ऑयल से कौन सी गैस निकालते हैं हम लोग? गैस X क्या होगी? हाइड्रोजन गैस. ये भी याद रखो, गैस X होगी हाइड्रोजन गैस, और एयर में से कौन सी गैस निकालते हैं? नाइट्रोजन गैस. और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी? अमोनिया. और Y क्या दिया हुआ है? प्रेशर. प्रेशर की वैल्यू देखो, जब हेबर प्रोसेस में हम रिएक्शन कराते हैं तो टेम्परेचर अबव 350 डिग्री सेल्सियस लेते हैं. आप 350 से 450 के बीच में कोई भी वैल्यू याद कर लो. इन्होंने और हाई लिया हुआ है 500. इससे भी ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली वी टेक हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. और प्रेशर की वैल्यू याद होनी चाहिए, दैट इज 200 एटमॉस्फेयर. तो प्रेशर जो है वो हाई होता है 200 एटमॉस्फेयर. सही है. आगे बढ़े. क्वेश्चन 10 again acid basis salt से related है. The solution of X has a pH value of 12. If any solution has a pH 12, it means that solution is alkaline. It is added to aqueous ammonium chloride. Ammonium chloride is ammonium salt. और जब अमोनियम सॉल्ट किसी अल्कली के साथ, pH 12 बता रहा है, दिस इज अल्कली. अमोनियम सॉल्ट जब किसी अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में अमोनिया गैस बनती है. Let's say if we have ammonium chloride reacting with ammonium sodium hydroxide which is an alkali, और उसको जब हीट करेंगे. जी, सी है आंसर. कैट. सी है आंसर. दिस इज सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड साथ में अमोनिया गैस. ये एसिड बेसिस में हमने देखा, ये बल्कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी देखा था अमोनिया गैस बनाने के लिए ना. X should be alkaline. और वार्म करने पे गैस कौन सी बनेगी? अमोनिया गैस. तो आंसर इज सी. आगे बढ़े. सर. Which of the following pairs of compound react together to produce ammonia? तो अमोनियम पहले रिएक्शन में दिया हुआ है अमोनियम नाइट्रेट विच इज एन अमोनियम सॉल्ट. अमोनियम के साथ कोई भी नेगेटिव आयन लगा दो, दैट इज एन अमोनियम सॉल्ट. अब उसने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है. अब ये तो अल्कली नहीं है ना. तो अल्कली के साथ अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो अमोनिया बनता है. अब कुछ भी रिएक्ट करा दो अमोनियम सॉल्ट के साथ, वो थोड़ी ना अमोनिया बनाएगा. तो 1 नहीं है इसका आंसर. अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड. अब देखो, जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना वो बेस है. कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज एन अल्कली. तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बेस ही है, ये अल्कली है. तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा अमोनियम नाइट्रेट के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस. तो 2 सही है. सर सी आंसर. ठीक है. अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो अल्कली है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सॉल्ट. अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट अल्कली. कैल्शियम नाइट्रेट तो सॉल्ट है ना, ये तो अल्कली नहीं है. तो 4 नहीं होगा. तो 2 and 3. आंसर शुड बी सी.
12 का बताओ आंसर। अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट एक अमोनियम सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट तो कोई और सॉल्ट है बट अमोनियम सॉल्ट नहीं। These both are present in fertilizers. A sample of fertilizer is warmed with aqueous sodium hydroxide, जो कि alkali है, and a gas with pH 10 is given off. कौन सी गैस निकलती है? देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली रिएक्ट करेगा अमोनियम सल्फेट के साथ टू प्रोड्यूस अ गैस विच इज अमोनिया। अमोनिया इज अ बेसिक गैस, अल्कलाइन गैस, और पानी में डिसॉल्व होके वो पीएच जो है वो अबव 7 बनाएगी, जो कि 10 बना रही है। तो गैस इज अमोनिया। और सॉल्ट कौन सा रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू प्रोड्यूस अमोनिया? अमोनियम सल्फेट, नॉट पोटेशियम सल्फेट। ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। सर बट इन दिस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में शुरू पहली लाइन में कहता है कि ये दोनों पाए जाते हैं फर्टिलाइजर्स में। हाँ, और वो नीचे फर्टिलाइजर में कहता और भी चीजें होती हैं। क्या कह है रहे हो? फिर वो नीचे कहता है कि क्वेश्चन में कि व्हिच सॉल्ट मस्ट बी इन द फर्टिलाइजर। पहले ऊपर कह रहा है कि दो हैं, फिर अब नीचे कह रहा है कि कौन सा नहीं है। नहीं, he is saying which salt must be in the fertilizer and which gas is given off. ठीक है, गैस का तो कंफर्म है कि अमोनिया ही होगी, लेकिन ये कैसे बताएंगे कि अमोनियम सल्फेट है सॉल्ट या फिर अमोनियम पोटेशियम देखो, सल्फेट। हाँ, अब प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस, जो अमोनिया गैस बनी है ये कंफर्म कर रही है कि अमोनियम सल्फेट है। अच्छा सही है। अच्छा, ठीक है। 13 का आंसर बताओ। जल्दी। सर आई थिंक सी है, ऑयल ए आयरन, सही है, सी है। सही है, ठीक है। तो सब्सटेंस डब्ल्यू जो है वो क्रैकिंग से ऑयल को क्रैक करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनती है और एयर में से नाइट्रोजन गैस की निकालते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके। तो ऑयल, एयर और कैटलिस्ट, हेबर प्रोसेस है ना ये, तो कैटलिस्ट आयरन यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक हेबर प्रोसेस के अमोनिया वाले क्वेश्चंस तो कर लोगे। अब जरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाले भी देख लेते हैं क्वेश्चन। लेट मी शो, अलग से दिया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड वाले। 23 कह रहा है इन द मैन्युफैक्चर of paper, sulfur dioxide is used to remove the yellow color from the wood pulp. Which term can be used to describe sulfur dioxide in this process? देखो, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में कुछ बातें ना हमें याद सर रखनी ब्लीच। है। ब्लीच, क्योंकि वो येलो कलर को फेड कर रहा है, व्हाइट कर देता है उसको। पेपर को, जो पेपर व्हाइट वुड से बनता है ना पेपर, तो वुड तो ब्राउन कलर का होता है, जब उसको प्रोसेस करते हैं तो येलो कलर का होता है। उसको व्हाइट करने के लिए वी यूज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये बात अपने पास लिख लो नोट्स में, सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये ना हैंडआउट्स में लिखा हुआ भी है। आई होप हैंडआउट डाउनलोड कर लिए हैं सबने गूगल क्लासरूम से। सर 24 का आंसर ए है। 24 का आंसर देखो, which uses for sulfuric acid are correct as a bleach in the manufacture of wood pulp for paper। अच्छा,
ये तो अभी हमने देखा ना कि ब्लीचिंग एजेंट जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड यूज हो रहा है ना, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं विच इज H2SO4। तो ये तो सल्फर डाइऑक्साइड का काम है। सही सही, सिर्फ 3 है फिर, फूड सिर्फ 3 मतलब फूड D। प्रिजर्वेटिव के लिए भी सल्फर डाइऑक्साइड यूज होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ये भी लिख लेना, यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव जो खाने को खराब होने से रोकता है ना, जो कैन फूड्स होते हैं उसमें। और फिर एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस लिखे हुए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है डिटर्जेंट बनाने के लिए। फर्टिलाइजर बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज करते हैं, नहीं, रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। तो 24 में हमारे पास सिर्फ 3 ओनली बचा, डी बना आंसर। ये चीजें ना याद करनी पड़ेंगी हैंडआउट से, जब तक याद नहीं होंगी तो फिर सही नहीं होंगे क्वेश्चन। 25, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। Which change in reaction condition would produce more sulfur trioxide? सल्फर ट्राइऑक्साइड राइट हैंड साइड पर है ना, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ज्यादा कब बनता है, जब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होती है। अब राइट हैंड साइड पे इसको कैसे शिफ्ट करवा सकते हैं, 3 फैक्टर्स हमने देखे हैं। टेम्परेचर शिफ्ट करवा सकता है राइट हैंड साइड पे। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो राइट हैंड साइड पे जाएगा, इंक्रीज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा वापस। तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर किस तरह से अफेक्ट कर रहा है इसको, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस लेफ्ट हैंड साइड पे कितने, 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल लेफ्ट पे है और 2 मोल राइट पर है। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। हमें मोर सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है ना, प्रेशर इंक्रीज करने से राइट हैंड साइड पे जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने से राइट हैंड साइड पे जाएगा। और तीसरा फैक्टर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इंक्रीज करोगे तो राइट हैंड साइड पे जाएगा। तभी इस हिसाब से क्या बना, एडिंग मोर कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, कैटलिस्ट सिर्फ रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है कैटलिस्ट, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। तो कैटलिस्ट तो नहीं है इसका आंसर। डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज, देखो नंबर ऑफ मोल्स राइट साइड में, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो राइट पे जाएगा, डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा। हमें तो राइट पे ले जाना है ना, SO3 ज्यादा बनाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में कह रहे हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करने से राइट पे जाएगा ये, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर से राइट जाएगा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर से तो ये लेफ्ट आ जाएगा। लेफ्ट आने का मतलब क्या है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कम बनेगा, वो कह रहे हैं ज्यादा बनाना है सल्फर ट्राइऑक्साइड, मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सी भी गलत हो गया। रिमूविंग द सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्या मतलब है, क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट रिमूव करूंगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, और जब प्रोडक्ट कम होता है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे आ जाता है। तो जैसे जैसे SO3 निकालोगे तो और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे आएगी। ये वाली चीज थी, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट ओवर राइट हैंड साइड, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट ओवर लेफ्ट हैंड साइड। अभी वो क्या कर रहा है, जो SO3 है ना प्रोडक्ट में, उसकी कंसंट्रेशन कम कर रहा है, जब वो कम करेगा तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट ओवर राइट हैंड साइड, मतलब और मजीद प्रोडक्ट बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बनेगी। रिमूविंग सम सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द राइट आंसर। Sir, but how is Le Chatelier's principle used in concentration? देखो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का नाम तो वैसे हमें याद नहीं रखना है, बट इट अफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ वे टू अपोज दैट चेंज, मतलब
सर वो तो देखो ठीक है, हमने लेकिन कंसंट्रेशन में तो नहीं होता उसका, सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर एंड pressure। कंसंट्रेशन 3 चीजें थी ना, अच्छा प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन 3 चीजें होती हैं। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाओगे तो राइट पे जाएगा, कम करोगे रिएक्टेंट की तो लेफ्ट पे आ जाएगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो लेफ्ट पे जाएगा, कम करोगे प्रोडक्ट तो राइट पे जाएगा। ओके, काउंटर एक्शन, ओके। समझ आइए ये बात सबको? अबिहा, बिलाल, दानियाल, सुनैना, जैनब, समरा, सहर, मूसा। चलें आगे। 26 में कह रहा है सल्फर इज बर्न्ड इन एयर। सल्फर को एयर में जलाओगे, एयर में ऑक्सीजन होती है, तो व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर इट विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अभी यूजेस भी देखे हमने। तो विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो प्रोडक्ट क्या है इसका? सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ये याद सर रखना कैन यू पड़ेगा। एक्सप्लेन ए? The gas formed turns aqueous potassium dichromate from green to orange. Basically, aqueous potassium dichromate हमने redox reaction में देखा था। ये क्या होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और वो गैस जो बनी है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी सल्फर को जलाने पे। अच्छा, इसका जो कलर होता है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट का, जब ये किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है तो हाँ, ये सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन इसका कलर चेंज क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट रिडॉक्स में हमने पढ़ा था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका कलर चेंज क्या होता है? ऑरेंज टू ग्रीन। इसने उल्टा लिखा हुआ है, कलर ग्रीन टू ऑरेंज लिखा हुआ है। समझ आई बात? जी सर, समझ गया, याद आ गया। आगे बढ़े। चलो, कांटेक्ट प्रोसेस की जो इक्वेशंस थी वो याद है? पहला क्या करते थे? पहली रिएक्शन क्या था कांटेक्ट प्रोसेस में? सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर कांटेक्ट प्रोसेस होता था, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम वाटर में डाल के क्या बना रहे थे? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और कैटलिस्ट हमने कांटेक्ट प्रोसेस में यूज किया था वेनेडियम 5 ऑक्साइड। और इसमें टेम्परेचर हम लेते हैं 350 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लेते हैं 2 एटमॉस्फेयर। इसकी रिएक्शन कंडीशंस याद करवाई थी। ये होता है कांटेक्ट प्रोसेस, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये इन्होंने फ्लो चार्ट दिया हुआ है पूरा। सल्फर दिया हुआ है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया और फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। तो इन विच स्टेप इज अ कैटलिस्ट यूज? तो कैटलिस्ट किस स्टेप में यूज करा है हमने? सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बनाया ना क्यू में, तो कैटलिस्ट का नाम होता है वेनेडियम 5 ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है V2O5। सही है।
क्वेश्चन 28 में कह रहा है which substance is not a raw material used in the manufacture of sulfuric acid. ए ए हाउ रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल उसको कहते हैं जो इनिशियली आप यूज करते हो। मतलब अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है ना, कोई भी चीज बनानी है, तो इनिशियली आपने जो जो चीजें ली हुई होती हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड अभी ऊपर जो रिएक्शन स्कीम दी हुई है, ये जो हमने लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? सबसे पहले सल्फर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, ये रॉ मटेरियल है ना। हाँ अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्शन के बीच में बना है, मतलब रिएक्शन विद इन अ रिएक्शन बना है, तो वो इनिशियली तो नहीं लिया हुआ ना आपने। मतलब ऐसी चीज जो आपको लेनी पड़े अलग से। सल्फर डाइऑक्साइड अब लेके नहीं आ रहे हो, हाँ आप सल्फर लेके आ रहे हो। सल्फर लाओगे और ऑक्सीजन लाओगे। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? एयर में से मिलेगी ना, तो एयर है रॉ मटेरियल। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो वाटर भी रॉ मटेरियल है, क्योंकि वाटर आप बना थोड़ी रहे हो रिएक्शन में, वो तो आप बाहर से ही ला रहे हो ना। हाँ, सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल मतलब जो आप खरीद के ला रहे हो बाहर से, और फिर जो चीज बना रहे हो वो रॉ मटेरियल नहीं है। अब इंटरमीडिएट में सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, उससे सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड आप लेकर नहीं आए बाहर से। रॉ मटेरियल वो होता है जो आप इनिशियली यूज करोगे, रिएक्शन करवाने से पहले जो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए जो कि एयर से निकलेगी, सल्फर चाहिए जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और वाटर चाहिए क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को इसमें डिसॉल्व करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड को इसमें डिसॉल्व करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड आप बाहर से नहीं लाए हो, आपने वो विद इन अ रिएक्शन बनाई, तो वो रॉ मटेरियल नहीं है। दिस इज नॉट अ रॉ मटेरियल। समझ आई ये बात? जी सर। Okay. बाकी ये कांटेक्ट प्रोसेस के रिएक्शंस हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज होता है, तो ये जरा कर लेना बाकी क्वेश्चंस इसके खुद से। इसके हम जरा पेपर 2 के क्वेश्चंस इसके आसान होते हैं वैसे। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना 40 और 41, ये देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन सब कुछ वैसा ही है उसमें। अब क्वेश्चन 40 में कह रहा है द फॉलोइंग स्कीम शोज 4 स्टेजेस इन द कन्वर्जन ऑफ सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, इन विच स्टेट इज द कैटलिस्ट यूज। तो अभी हमने देखा था ना कैटलिस्ट हम कौन से स्टेप में यूज करते हैं, जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा के आप सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हो V2O5। तो ये कहाँ पे हुआ है? सर बी में। स्टेज बी में हो रहा है, बी में हो रहा है। फोर्टी वन, from which connecting pipe would a major leak most increase the pH value of rain? The pH value increase होने का मतलब क्या होता है कि solution alkaline हो जाए। तो कहाँ से ऐसी क्या चीज लीक हो कि सोल्यूशन एल्कलाइन हो जाए? मतलब हमारे पास इन सारी चीजों में, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, अमोनिया बेसिक गैस है, ये पानी में डिसॉल्व होगी तो एल्कली बनेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक गैस है, तो ये सोल्यूशन पीएच को कम करेगी अगर ये लीक होती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक गैस है, अगर ये लीक होती है तो ये भी पीएच को कम करेगी बारिश के। तो बी जो है अमोनिया अगर लीक होगी ना तो वो पीएच को एल्कलाइन करेगी, मतलब इंक्रीज करेगी। चलें आगे।
बाकी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करना है। अभी ये तो मेटल्स का क्वेश्चन आ गया 43, छोड़ देना अभी। कर लोगे होमवर्क में बाकी क्वेश्चंस? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, इसका पेपर 2 भी करना। पेपर 2 इसका, अगर देखो फाइल्स अगर नहीं मिलती है ना आपको, डाउनलोड नहीं करना आ रही है, तो मुझसे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। और अगर कोई डाउनलोड कर रहा है तो वो ग्रुप पे भी भेज दिया करो। और अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं पे डाउनलोड करके सेंड कर दूंगा। बल्कि मैं कर ही देता हूँ उसको ना। अच्छा, पेपर 2 भी आसान से ही है, बस आपको कुछ चीजें याद रखनी है। तो थोड़ा सा ना इस पेपर 2 को ट्राई करना, मार्किंग की से अपना आंसर चेक करना। और अगर जो आंसर नहीं आ रहे होंगे फिर वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग बताओगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। ठीक है, कोई सवाल है? नहीं सर। चलो जा सकते हो फिर अभी आप लोग। ऑफिस सर। ऑफिस। अल्लाह हाफिज।